कदिया मिल सांबल यार वे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरे से शादी कर रहे हो। कोई इंटरेस्टिंग वाक्य सुनाया ना, फिर कैसे जान छुड़वाई? मैं पहले तो उन्होंने मुझे ना एक अजीब सा कॉम्प्लीमेंट दिया। हमें तो लग रहा था कि इनसे आवाज़ ही नहीं निकलेगी। अच्छा, आप तो मतलब कि बिल्कुल एक यू आर फायर। आपने तो कमाल कर दिया है ऑफ द स्टेज, और यकीन करें मेरा दिल आ गया आप पे। ने आपको चुना या आपने मौसीकी को चुना, ये सफ़र कैसे आपने तय किया? लाइक मैं इस तरह बिल्कुल भी नहीं देखता। ये कहते हैं ना कि एक हादसा होता है आपकी लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल रज़ा और नुक्ता पॉडकास्ट में खुशामदीद। नाज़रीन, कुछ सलाहियतें खुदादाद होती हैं। किसी इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसी आवाज़ से नवाजा होता है कि वो सुनने वालों के लिए राहत का बायस बनती है। इसी तरह ही आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे आर्टिस्ट जिनकी सांसों में क्लासिकल की खुशबू है और जिनकी धुनों में रिवायत और जिद्दत भी। हमारे साथ मौजूद हैं नज़र अब्बास साहब, जो कि यूसीपी में म्यूज़िक सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, और आज हम इनसे जो है काफ़ी सारी बातें भी करेंगे। और इनकी जो आवाज़ में खुशबू है, इनकी जो आवाज़ है और जो मिठास पैदा करती है, तो मैं चाहूँगा कि मैं वो अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करूँ और उनको भी सुनाऊँगा कैसे मज़े का ये गाते हैं, कितना सुकून मिलता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम नज़र भी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। माशाल्लाह, कैसे गुजर रहे हैं शब रोज़ आपके? बस मसरूफ़ कुछ मौसीकी में और कुछ स्टडीज़ को लेकर। सही है। अच्छा नज़र भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मौसीकी ने आपको चुना या आपने मौसीकी को चुना, ये सफ़र कैसे आपने तय किया? लाइक मैं इसे इस तरह बिल्कुल भी नहीं देखता। ये कहते हैं ना कि एक हादसा होता है आपकी लाइफ में, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको तब थोड़ी सी पता लगती हैं कि आप किन चीज़ों के लिए कैपेबल हैं, या अल्लाह ने आपको अगर वो चीज़, वो स्किल्स नवाजे हैं तो उसका किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरा जो म्यूज़िक है उसमें जो अहम किरदार है मेरा म्यूज़िक में आने का, वो मेरी स्टडीज़ से ही है। कि मैंने अपनी जो स्टडी कंटिन्यू की इंटरमीडिएट में, तो इंटरमीडिएट में मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया। तो कॉलेज लेवल पर ही जो है वो परफॉर्म करना, क्योंकि मैं आवाज़ की बेस पे, अपने म्यूज़िक की बेस पे स्कॉलरशिप पर था। तो हमें वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दी गई पंजाब कॉलेजेस में, तो वहाँ से मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया। तो कंपटीशन से परफॉर्म करते करते इसमें काफ़ी दिल लग गया। सही, माशाल्लाह। अच्छा, ये जो आजकल का एक मॉडर्न म्यूज़िक है, आप क्लासिकल को भी बड़ा उसके ऊपर वो बात करते हैं, उसके ऊपर गाते हैं, और आजकल का मॉडर्न म्यूज़िक भी है, तो आप इस दोनों चीज़ों के दरमियान में हैं, तो आप इन दोनों चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं? मॉडर्न म्यूज़िक को, फिर क्लासिकल म्यूज़िक को, फिर जो ऑडियंस होती है उन तक कैसे पहुँचाते हैं इन चीज़ों को कि भाई वो, ताकि आपको कोई मसला ना हो, आपके लिए कन्फ्यूजन ना हो, तो ये कैसे करते हैं मेंटेन? देखिए, म्यूज़िक किसी भी कैटेगरी का ना, उसकी बेस क्लासिकल ही है। ओके। बेसिकली क्लासिकल आवाज़ की रियाज़त है, जिसमें आप अपनी आवाज़ को बनाते हैं। ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें जो आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको बहुत अरसा इसके लिए दरकार होता है। एक लंबा टाइम चाहिए होता है कि आप रियाज़ वगैरह करते हैं, और फिर उसके बाद आपकी आवाज़ इस लायक होती है कि आप स्टेज पर वो चीज़ डिलीवर कर सकें जो आप अपने ज़हन में सोचते हैं, जो आप अपने सीनियर्स को सुनते हैं। तो क्लासिकल तो ऑब्वियसली मेरे लिए, क्योंकि मेरा तो स्टार्ट क्लासिकल से ही था। लेकिन उसके बाद जब आजकल के आप देखेंगे कि ज़्यादा ट्रेंड पॉप का है, ज़्यादा ट्रेंड जो आजकल का जो न्यू म्यूज़िक है वो थोड़ा सा क्लासिकल से हट के है। तो मैं इसको ये समझता हूँ कि हम अगर लोगों के सामने क्लासिकल उनके ऊपर थोप देना जैसे होता है, अगर ये काम करेंगे तो वो थोड़ा सा ख़राब है। लेकिन हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं इस लिहाज से। और पॉप म्यूज़िक भी एक डिफरेंट जेनर है, वो एक बुरी चीज़ नहीं है। मतलब कि जैसे हम क्लासिकल सीखते हैं वैसे ही सेपरेट पॉप की एक पूरी एक कैटेगरी है म्यूज़िक में, तो वो भी सीखी जाती है, वो भी गाई जाती है, उसकी अपनी अहमियत है, और वो भी बहुत एक मुश्किल स्किल है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जैसे क्लासिकल को अच्छा गाता हूँ वैसे पॉप को भी अच्छा गा सकूँ। और एक आर्टिस्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि वो ऑडियंस के मुताबिक गाना चूज़ करे हमेशा। बिल्कुल यही बात, ताकि आप एक एंटरटेनर हैं स्टेज पे, सबसे पहले आपको अपने ईगो साइड पे करना होता है कि मैं तो क्लासिकल सिंगर हूँ, अवाम मेरे क्लासिकल को क्यों नहीं सुन रही। ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे आप फ़ारसी बोलने वाले शख्स हैं और आप अंग्रेज़ से बात कर रहे हैं,
तो आप अगर अंग्रेज़ी में बात नहीं करेंगे तो वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा आपको। सही। तो मुश्किल तो होती होगी, मतलब ऑडियंस का टेस्ट पहले तो एनालाइज़ करना, आपकी भी जैसे हर चीज़ में एनालाइजेशन होती है, तो आप भी जब स्टेज पे जाते होंगे तो पहले मुझे लगता है एनालाइज़ ही करते होंगे, या एक्सपीरियंस होने के साथ साथ चीज़ें मैनेज हो जाती होंगी कि यहाँ पे क्या पढ़ना है, क्या सुनाना है, क्या नहीं सुनाना, किस तरह का टेस्ट रखना है। अच्छा नज़र भाई, अभी क्लासिकल की बात हो रही थी, जी, जी। पॉप की बात हो रही थी, तो कोई एक क्लासिकल सॉन्ग सुना देना मेरे व्यूवर्स के लिए। जी, मैं सुनाता हूँ एक बड़ा अच्छा क्लासिकल सॉन्ग है और मुझे याद है कि ये सॉन्ग मैंने यहाँ पर जब मैं यूसीपी में मैंने एडमिशन लिया था, अच्छा। तो मैंने यही सॉन्ग सुनाया था। हमारे जजमेंट पैनल थे और उनको ये गाना बहुत पसंद आया था और उन्होंने मुझे उस गाने की बेस पे 100% स्कॉलरशिप दी थी। क्या बात है, तो माशाल्लाह। मैं उसी की 2 लाइन्स जो कोशिश करूँगा कि मैं जो आपको सुनाऊँ। कदी आ मिल सांबल यार वे, कदी आ मिल सांबल यार वे, मेरे लोलू चीख पुकार वे, मेरे लोलू चीख पुकार पुकार वे, हाँ हाँ हाँ। वे कदी आ मिल सांबल यार वे कदी आ मिल सांबल यार वे। सही, माशाल्लाह, बहुत अच्छा गाते हैं। कानों में जैसे कहते हैं ना रस भर देना, वही था। और मैं तो चाह रहा था कि मैं इसको लेता जाऊँ, आगे तक सुनता जाऊँ। एक तो ये मेरा बहुत फेवरेट रक्से बिस्मिल का सॉन्ग है, बहुत बिल्कुल ऐसे बहुत फेवरेट है, बहुत सुनता है और हमारी पाकिस्तान की ऑडियंस ने बड़ा इसको बहुत सुना है, पसंद बहुत अच्छा गाना है ये भी। अच्छा नज़र भाई, आप जो है यूसीपी के स्टूडेंट हैं, जी, जी। बीएससीएस के फाइनल ईयर में जी, हैं जी, मैं तकरीबन, कंप्यूटर साइंस में। और आप प्रेसिडेंट हैं म्यूज़िक सोसाइटी के। जी, जी। तो पहले के नज़र में जो इंटरमीडिएट में था और अब के नज़र में आप क्या फ़र्क देखते हैं, और अब क्या समझते हैं कि मैं अब कहाँ पे खड़ा हूँ? देखिए जब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेरा जो स्टार्ट था वो मेरा इंटरमीडिएट में था। पंजाब कॉलेज की एक सोसाइटी है, पीसीएलएस सोसाइटी, वहाँ पे डॉक्टर हलीमा साथिया जो है वो बच्चों को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं टैलेंट बेस पे। अच्छा। तो मेरे अलावा मतलब कि सैकड़ों स्टूडेंट्स वहाँ से एजुकेशन हासिल कर चुके हैं टैलेंट की बेस पे। और आप एक एज अ परफॉर्मर आपका एक टेन्योर होता है। यूसीपी में आकर जो है वो मुझे अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने का इस लिहाज से मौका मिला कि यहाँ पर आकर मैंने बड़े स्टेजेस पे कॉन्सर्ट में परफॉर्म किया, पॉप में परफॉर्म किया। फिर उसके बाद हायरार्की में, सोसाइटी की हायरार्की में मैं डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पे रहा हूँ। लाइक अभी मैं प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मैंने अपनी इस पूरे टेन्योर में, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैंने अपने हर टेन्योर में डिफरेंट प्रेसिडेंट है उनके साथ मैंने काम किया है। जैसे मोहम्मद भाई थे, फिर उसके बाद हमजा सुहेल एक फेमस पर्सनैलिटी है यहाँ की, फिर उसके बाद मोइद अली, बहुत सुरीला भाई है मेरा, फिर उसके बाद ज़ियान काशिफ, और फिर उनके बाद में हूँ। तो मुझे यहाँ से एक मैनेजमेंट के लिहाज से भी और एक लीडर के लिहाज से भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं कि एक दूर से देखने को चीज़ें काफ़ी आसान हैं और हम आसानी से सवाल भी उठा लेते हैं, लेकिन जब आप उन चीज़ों को होल्ड करते हैं ना, तो आपको चैलेंजेस जब आप खुद फेस करते हैं तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और कुछ ऐसे सवालात के जवाब मिल जाते हैं जो आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं कि यार ये ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं। सादा अल्फाज में कहें तो लग पता जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो ये पता लगना चाहिए एक सिंगर को। सिर्फ सिंगर आजकल का देखें, आजकल जितने भी आप काम करने वाले सिंगर्स हैं जो कॉन्सर्ट्स करते हैं, वो एक पूरी मैनेजमेंट के साथ चलते हैं। मैं अगर यूनिवर्सिटी से हट के बात करूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्रोफेशनल सीन बहुत ज़्यादा सेट है। मैं अपने प्राइवेट कॉन्सर्ट्स करता हूँ, प्राइवेट गिग्स करता हूँ, और टोटली एक सिंगर से हटकर आपका मैनेज करने वाला एक मैनेजर का माइंड होना चाहिए। आप फिर सर्वाइव कर सकते हैं इस फील्ड में। ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आप अच्छा गाते हो तो अच्छा गा रहे हो जाके वापस आ गए हो, नहीं। इसके साथ 100 चीज़ें हैं कि आपको अपने सोशल मीडिया से लेकर, क्लाइंट से लेकर, पोस्टिंग से लेकर, एडिटिंग से लेकर, कंटेंट नया बनाना है, हम किसी डिफरेंट प्लेस पे जा रहे हैं, वहाँ पे किस तरह की ऑडियंस है, उनकी क्या डिमांड हो सकती है। तो जब हम इस लेवल पर आते हैं ना, फिर पता लगता है। वही तो मैं बात कर रहा था। याद तो याद करके गा लिया है,
लेकिन आगे अब आपको देखो, आपने एक गाना नहीं गाना, आपने आगे 20 गाने और, फिर उनके टेस्ट का भी ख्याल रखना है, और बाल दफ़ा उनकी फरमाइशें आती हैं। सबसे बड़ा मुझे लगता है यही मसला होता है कि उनकी ऐसी फरमाइश जिस पे आपकी रिहर्सल नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, या शायद आपके पास वो स्क्रिप्ट ही ना हो जिसके ऊपर आप देखिए। अक्सर ऐसा होता है कि एक हमारे जो दूसरे ममालिक में एक सिंगर की डेथ हुई। अब उनकी डेथ के बाद उनका जो टाइम था ना, मतलब कि डेथ के से पहले भी पीक टाइम था, उसके बाद कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड पे आ गए वो। अच्छा, ठीक है। और मेरा मीरपुर मथीलो सिंध में एक इलाका है, वहाँ पर कॉन्सर्ट था, वहाँ पर एक स्कूल का कॉन्सर्ट था, तो हमें उन्होंने इनवाइट किया, हम चले गए। अब हमारे जहन में था यार सिंध है, तो सिंध में हम जा रहे हैं, तो ज़रा सिंधी गाने कुछ उस तरह की लैंग्वेज हम तैयार करके जाएं। ठीक है। हम अली ज़फ़र के गाने कुछ याद कर लिए, कुछ सिंगर्स जो सिंधी सिंगर्स हैं उनके गाने याद कर लिए। अब हम स्टेज पे खड़े हैं, हमने एक दो गाने गा कर स्टार्ट किया। अब ऑडियंस में से एक हस्ती आई है और उन्होंने कहा कि आपको वो फलां सिंगर का गाना आता है, पंजाबी सिंगर जो रैप करते हैं। और मैं लिटरली शॉक था। मैंने कहा कि यार हम यहाँ पे सिंधी तैयार करके आए और ये हमसे सीधा ही ऑपोजिट पंजाबी गानों की फरमाइश कर रहे हैं। तो ये वाकई ही मतलब कि वहाँ से मुझे ये सीखने को मिला कि हमें किसी भी चीज़ को इस फील्ड में छोटा नहीं समझना चाहिए। किसी भी गाने को, किसी भी स्टाइल को, चाहे वो रैप है, चाहे वो पॉप है, चाहे वो क्लासिकल है, चाहे गज़ल है, हर पर्सन का एक अपना टेस्ट है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। आप अगर कभी आमिर सावल लाइक करते हैं, ठीक है, तो मे बी आपका ही जो छोटा भाई है वो किसी रैपर को पसंद करता है। हाँ बिल्कुल ऐसे हो सकता है, या वो सिर्फ गज़ल पसंद करता हो, मेहदी सुल्तान साहब पसंद करते हो। तो ये हर किसी का एक अपना पर्सनल टेस्ट है। अच्छा नज़र भाई, आपने नेस्कैफ़े बेसमेंट जो है उसमें आपने परफॉर्म किया है इस तरह के प्लेटफॉर्म पे, तो आप क्या समझते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म जो है वो ग्रो देते हैं, आपको ग्रो अप होने में हेल्प आउट करते हैं, या सिर्फ जो है आप एक्सपोयर के लिए हद तक महदूद होते हैं? ये देखिए, दो चीज़ें इसमें। एक, आप स्टेज पे गाने वाले आर्टिस्ट हैं। जब आप स्टेज पे गा रहे हैं ना, आप आवाम को एंटरटेन कर रहे हैं, तो ये एक अलग टैलेंट है आपका, जिसमें आपको सुर लय से थोड़ा सा, मतलब कि आप लय में गा रहे हैं, आप थोड़े से बेसुरे भी हैं ना, आप चल रहे हैं। ठीक है। मतलब कि आप कुछ ऐसे सिंगर्स हैं जिन्हें आप लाइव सुने तो आप कहते हैं कि यार ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे हमने इन्हें रिकॉर्डिंग्स में सुना हुआ है। लेकिन जब ये रियलिटी शोज़ आते हैं, रियलिटी शोज़ की बात आप करें तो मैंने काफ़ी रियलिटी शोज़ अटेंड किए हैं, और फिर उसके साथ ही जैसे सीजन्स हैं, अब इनमें आपको एक्सपोयर मिलता है ऑब्वियसली, लेकिन जैसे आपके सामने 1000 सिंगर्स हैं, उनमें से जो बेस्ट 10 सिंगर्स हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती हैं हमेशा। अच्छा। और उनको मिलने का फ़ायदा ही यही होता है कि जब मैं अपने इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ अपलोड करता हूँ, कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, तो उसका मकसद ये है कि मैक्सिमम लोग मुझे देखें। अभी मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आया हूँ तो कितने लोग मुझे देख रहे होंगे। बिल्कुल। तो मेरी पब्लिसिटी है, मेरा फ़ायदा है। बिल्कुल। मेरा टैलेंट उन लोगों तक पहुँच रहा है। मैं यही तो चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, मुझे सुने। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का मकसद यही होता है कि वो ऑटोमेटिकली आपकी आवाज़ को इतना बूस्ट करते हैं कि जहाँ पर आपने 10 साल बाद आपकी आवाज़ में पहुँचना है, वो उस प्लेटफॉर्म के वसीले से पहुँच जाती है डायरेक्टली, मतलब लोगों तक पहुँच जाती हैं। जैसे कोक स्टूडियो है, नेस्कैफे हो चुका है, बहुत अच्छा है। उसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे सीजन्स गुजरे हैं, तो उनका पुश करते हैं जो सिंगर्स होते हैं, उनको पुश करते हैं। ऑब्वियसली, जैसे हम फ्रेशर्स हैं, हम क्योंकि अभी हमें ऑडियंस चाहिए, हमने ऑडियंस अपने, हमारी आवाज़ काफ़ी सारे लोगों तक नहीं पहुंची, तो उन लोगों तक कैसे पहुंचेगी? इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। अगर मैं डायरेक्टली ही यही समझूं कि मैं अगर घर बैठे गाता रहूँगा तो लोग मुझे सुनने लग पड़ेंगे, इस तरह तो नहीं है। ये आप जैसे लोग ही हैं जिन्होंने आज मुझे पॉडकास्ट में इन्वाइट किया है। कुछ लोग जो हैं वो अपने रियलिटी शोज़ में भी इनवाइट करते हैं मेरे जैसे और सिंगर्स को, तो ये एक एप्रिसिएशन लेवल ही होता है। बिल्कुल, जिसके थ्रू हमें बहुत फ़ायदा मिलता है, हमें लोगों का प्यार मिलता है और नए लोग हमें जानने लग पड़ते हैं। अच्छी बात है। मतलब इस तरह के प्लेटफॉर्म्स मैं समझता हूँ पाकिस्तान में होने चाहिए। जैसा कि हमारा एक साथ वाले कंट्री में है, उनके 2-3 आइडियाज़ चल रहे हैं, वो उनके सीजन्स हैं और बहुत सारे लोग वहाँ से निकले हैं। बिल्कुल ऐसा। और टैलेंट भी यहाँ से निखर के आता है, छोटी छोटी जगहों से। कोई भी बंदा कैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके काम करता है, पहले उसको कोई जानता होगा तो जाके किसी प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। नज़र भाई, लोग जो हैं वो स्टेज देखते हैं, अपलॉज देखते हैं, मगर जो है वो लोगों को जो नज़र अब्बास है उसका स्ट्रगल कैसा था जो आम लोगों को नज़र नहीं है। आप समझते हैं कि आपकी पजीराई
मुझे पता है आप प्रेसिडेंट हैं, बाकी सारी यूनिवर्सिटी को पता है आप प्रेसिडेंट हैं, बाहर के लोगों को पता है आप सिंगर हैं, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल है जो हमें आम लोगों को नज़र नहीं आती, वो क्या थी? देखिए, सबसे पहले तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस चीज़ को समझना थोड़ा सा मुश्किल है उन लोगों के लिए कि जो इस फील्ड से ताल्लुक़ नहीं रखते। सबसे पहली बात कि अगर मैं सिर्फ अपनी स्ट्रगल की बात करूं, अभी तक चल रही है, अब तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि स्टार्ट भी नहीं हुई। ठीक है, इंशाल्लाह मैं अपने ऑफिशियल्स पे जब काम करूंगा, असल मार्केट तब मतलब कि आप एक मार्केट में स्टेप करते हैं। बिल्कुल है। तो अभी तक जैसे मैंने अपने कॉलेज लेवल से म्यूज़िक को स्टार्ट किया, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करने में ही इतना टाइम लग जाता है कि आपकी असल में आवाज़ की डिमांड क्या है, कि आप पॉप सिंगर हैं, क्लासिकल सिंगर हैं। दूसरी चीज़ कि मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं इसे एज अ प्रोफेशन लेकर आऊँगा। मेरा शौक़ था। जैसे मैं अगर यूनिवर्सिटी में गाता हूँ तो ये कतई मतलब नहीं है कि यहाँ पर मैं प्रोफेशनली सिंग करूँगा, या मैं कॉलेज में गाता हूँ तो मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ, नहीं। वो तो उसके बाद मैंने जो है मेरा पूरा बैंड बना, हमने एज अ बैंड मेरे मेंबर्स ने काम किया और हम पूरे पाकिस्तान में इस टाइम कॉन्सर्ट्स करते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में करते हैं। वो बाद में हमारा ये प्रोफेशन में सीन आया कि हमारे प्रॉपर मैनेजिंग टीम बनी, सब कुछ बना। लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है आपकी आवाज़ को तैयार करना। ठीक है, आवाज़ को तैयार करने के लिए आपको घंटों घंटों रियाजत करनी पड़ती है। आपको सबसे पहले परहेज़ करना पड़ता है, सबसे मुश्किल काम है, छोड़ना पड़ता है आपको। सबसे मुश्किल काम यही है। किसी फैन ने आपकी दावत कर ली है और उसने आगे आपके पिज़्ज़ाज़ वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें रखती हैं, तो आपको डाइट प्लान पे आना पड़ता है। फिर उसके साथ साथ स्टडीज़ के साथ इसको मैनेज करना, कि मैं अभी भी यहाँ पर बैठा हूँ तो मेरा रात को इवेंट था, 2 इवेंट थे कंसेक्टिव, उसके बाद सुबह मेरी 10 बजे क्लास भी थी और मेरी प्रेजेंटेशन भी थी, तो वो भी तैयार करनी थी, और साथ साथ में ये चीज़। तो मेरे लिए जो मेन जो चैलेंज है वो ये है कि मैं अपने इस टैलेंट को स्टडी के साथ साथ कंटिन्यू रख सकूं, और इसके साथ साथ जितना मैं टाइम अगर स्टडी को दे रहा हूं, मैं उतना ही टाइम जो है वो अपने म्यूज़िक को दूं, ताकि जो मैं बेहतर से बेहतर होना चाहता हूं। सही। और बेहतर से बेहतर होना ये सारी ज़िंदगी का सफ़र है। सही, माशाल्लाह। देखिए ना, जैसे आप बता रहे हैं, ये अभी कल की बात बता रहे हैं कि मेरा इवेंट भी था, सारी रात सोया भी नहीं, फिर प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन भी थी, अभी पॉडकास्ट भी है, उसके बाद भी कुछ होना है। तो दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रगल। ये चीज़ें होती हैं जो तकरीबन आम लोगों को नज़र नहीं आती। तालियों स्टेज नज़र आती। खैर, स्टेज और तालियों से याद है, नज़र भी कभी ऐसा हुआ है, आप तो भी माशाल्लाह जैसे कहते हैं ना, एक ब्रांड बन रहे हैं और बन चुके हैं तकरीबन, तो कभी स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हों, स्टेज पे परफॉर्म करते हुए या करने के बाद किसी लड़की ने आगे कहा, ओके नज़र मुझे बहुत अच्छे लगे हो आप, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरे से शादी कर रहे हो। कोई इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाए ना, फिर कैसे जान छुड़वाई? मैं इंटरेस्टिंग वाक़या एक रिसेंट वाक़या बताता हूँ आपको, कि मेरे 2-3 साल ये यूनिवर्सिटी में गुजर गए हैं और मेरे अकेले के गुजरे। ठीक है, हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं, मतलब एक इतनी अच्छी आवाज़, ऊपर से म्यूजिक सोसाइटी से जुड़े हुए। इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। कैसे हो सकता है? अभी मेरे दोस्त ने मुझे ना एक स्क्रीनशॉट सेंड किया और वो मतलब कि मेरा मजाक उड़ा रहा था। अच्छा। कहता नज़र भाई मुबारक को भाभी मिल गई है। क्या? अच्छा, कहाँ पे मिल गई आपको भाभी? तो कहते कि हमारे यूसीपी का एक पेज है स्टूडेंट्स का, तो वहाँ पर हम ना कन्फेस करते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें आपकी आइडेंटिटी नहीं आती। ठीक है। सो एक लड़के ने मेंशन किया हुआ था कि यूसीपी म्यूज़िक सोसाइटी के प्रेसिडेंट नज़र अब्बास मेरा क्रश है, तो मैं चाहती हूँ कि बस वो तरक्की करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। और इसके अलावा मतलब कि देखिए, जब आप एक एज अ आर्टिस्ट, आपके ऊपर स्पॉटलाइट होती है किसी भी इवेंट में। मैं अगर यूनिवर्सिटी के इवेंट्स में जा रहा हूँ तो मुझे हज़ारों की तादाद में लोग अप्रोच करेंगे, स्टोरीज लगाएंगे, डीएम्स करेंगे, और उनके लिए मैं एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हूँ। तो उनकी नज़र में, हालांकि मैं बिल्कुल यही समझता हूँ कि मेरा लिटरली अभी कोई स्टार्ट नहीं है, कोई लेवल नहीं है, लेकिन अगर उनकी मैं स्टोरी भी रीशेयर कर देता हूँ तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, कि वो उनके लिए बहुत बड़ा चाम होता है कि यार नज़र अब्बास ने उनकी स्टोरी शेयर कर दी है। ठीक है, वो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं खुद इसके लिए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे पता है कि मैं अभी किस लेवल पर हूँ, लेकिन लोग हमेशा ही मेरी उम्मीद से बढ़ के मुझे इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं। सही, माशाल्लाह। ये तो अप्रिसिएशन होती है, सारा कुछ होता है। अच्छा, वो बात हमारी वहीं पे ही रह गई, मतलब कभी ऐसा लाइव नहीं हुआ
कि किसी ने स्टेज से उतरते हुए, स्टेज के बाद, या किसी कॉन्सर्ट को आप परफॉर्म करने के बाद, या ड्यूरिंग कॉन्सर्ट किसी ने आके ऐसे अप्रोच किया कि मैं तो दिल दे ही बैठी हूँ नज़र पास? देखिए अक्सर ऐसा होता है, लेकिन मैंने कभी भी इन चीज़ों को बुरा नहीं माना। कैमरे के आगे कह रही हैं वैसे कभी ही सच्ची बात है? नहीं, लिटरली हुआ है, मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं। कोई एक वाक्य ठीक सुना है, देना, एक छोटा वाक़या सा। है, मैं जगह का नहीं बताऊंगा। चलें, जगह ना। मेरा कॉन्सर्ट था, आउट ऑफ सिटी ही था, सरगोधा की सिटी का था। वहाँ पे एक कॉलेज था, तो मैं वहाँ पे परफॉर्म कर रहा था। उसके बाद परफॉर्मेंस के बाद जब मैं नीचे उतरा तो लिटरली ऑडियंस में से ही मतलब कि 2 मेंबर्स आई हैं, तो आई थिंक, तो पहले तो उन्होंने मुझे ना एक अजीब सा कॉम्प्लीमेंट दिया। हमें तो लग रहा था कि मतलब कि आप तो बड़े स्लिम से हैं, आवाज़ ही नहीं निकलेगी। अच्छा। आप तो मतलब कि बिल्कुल एक यू आर फायर, आपने तो कमाल कर दिया है ऑफ द स्टेज, और यकीन करें मेरा दिल आ गया आप पे। दोनों ने कहा? दिल आ गया आप पे, और दोनों मेरा बैंड साथ खड़ा हुआ है। नहीं कहा ये दोनों ने, या एक ने कहा? एक ने कहा, दूसरी साथ में स्पॉटर थी ना। तो बैंड में से किसी ने आप मेरा दिल आ गया है। मैंने कहा अच्छा, थैंक यू फॉर द कम्प्लीमेंट। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कैसे करूँ, इतना मतलब कि ना एक सस्पेंस बन जाता है आपके ज़हन में इतना अचानक, तो वो मुझे याद है अभी। ठीक है, तो फिर उसका दिल बेचारी का वहीं रह गया, कोई उसको आप नहीं रहना चाहिए। मैंने क्या करना है। देखिए फिर यूनिवर्सिटी में भी इसीलिए आप 4 साल मुझे लगता है ऐसे रहे हैं जैसे आप बता रहे हैं। हमारी जो फील्ड है ना, हाँ जी, इसमें सबसे पहले आपका जो है ना एक गोल होता है कि मैंने अपनी लाइफ में इस लेवल पर जाना है, और आपकी लाइफ में जब तक आपके एम्स पूरे नहीं ना होते तो आप इन चीज़ों की तरफ मूव नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं एक स्ट्रगलर हूँ और मेरे लिए इन सब चीज़ों के इन्वॉल्वमेंट से ज़्यादा नींद प्यारी है मुझे। क्या कहना है, ठीक है, सोने के टाइम मिलते हैं ना, क्योंकि मेरी डिग्री भी बहुत टफ है। ये तो है, कंप्यूटर साइंस की डिग्री। मैं जैसे भी बताता हूँ कि अच्छा, बड़ी आपने इररिलेवेंट सी डिग्री चूज़ किया, मतलब मीडिया में आ सकती है। ये भी लंबी स्टोरी है। अच्छा, एक्चुअली मेरा जब स्टार्ट था, मैंने ना अपना इंटर पास किया ICS में, तो somebody suggested me कि आपने ना मैस कॉम करना है आगे, क्योंकि आप म्यूज़िक अच्छा कर रहे हो, आप इवेंट्स वगैरह करते हो, आप जो है मैस कॉम कर लें तो मीडिया के साथ साथ आपकी भी चीज़ जो है वो साथ साथ चलती रहेगी। तो मैंने UCP में आके ऑडिशन दिया, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। तो फिर उसके बाद जब मैंने घर से आके डिस्कस किया, बाद में मेरी गलती थी, तो मेरे घर वालों ने मना कर दिया कि मैस कॉम नहीं करना, आप कोई और डिग्री करो, कंप्यूटर साइंसेस करो। मैंने थोड़ा सा माइंड भी कर लिया कि मुझे कौन बता रहे हैं कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, अब मैं एडमिशन ले आया हूँ। सो मैंने एक सेमेस्टर पूरा ज़ाया किया, फिर उसके बाद दोबारा से मैंने BScs में अप्लाई किया। और मैं ये डिग्री इसलिए चूज़ की थी कि देखिए मेरा अपना मानना है कि मैं इन फ्यूचर अगर किसी भी रीज़न की वजह से म्यूज़िक को कंटिन्यू नहीं करता, या हर शख्स जो है वो सुपरस्टार नहीं बन सकता। लाइफ में कोई भी अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, तो आपके पास कम से कम बीइंग अ स्टूडेंट एक ऐसी डिग्री होनी चाहिए कि जो आपके इन्वायरमेंट के मुताबिक आप उसके थ्रू सर्वाइव कर सकें। तो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट प्लान बी रखा हुआ। बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ, हर चीज़ में प्लान बी होना ज़रूरी है। दौर एक तो ऐसा चल रहा है जैसे आप बता रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। नज़र भाई, कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद हो, जो आपके दिल से बहुत ज़्यादा बहुत से पसंद हैं, कोई एक गाना जो सबसे ज़्यादा करीब तर हो? मैं अक्सर ना, क्योंकि मैं गज़ल लवर हूँ, मुझे गज़ल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सुकून मिलता है। बिल्कुल ऐसे मतलब कि वो वाकई कुछ वर्ड्स आपको हिट करते हैं, आपको एक्सप्लेन, मतलब कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो गज़ल्स के मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ। श्योर। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही, क्या बात है, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश
रंजिश ही सही। वाह वाह वाह, क्या कहने, गज़ल के भी बहुत माय नाज हैं आप, क्या कहने। मैं जो है वो, मेरे पास अब लिटरली अल्फाज नहीं है। बहुत बहुत धीमी आवाज़, बहुत मज़े की आवाज़। मतलब मैंने आपको पॉप गाते हुए भी सुना है, अभी क्लासिकल में भी सुना है, अभी गज़ल पढ़ते हुए भी सुना है। लिटरली जो है ना, जैसे वो कह रही थी ना वो सरगोदा की लड़कियां, फायर। तो फायर वाली बात है। अच्छा, आने वाले 5 सालों में नज़र अब्बास खुद को कहाँ देख रहा है? इंशाल्लाह ये मेरा ड्रीम है, और मेरी स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद जो मेन वर्किंग यही है कि मैं अपने आने वाले सालों में जो है वो अपने म्यूज़िक को, अपने ऑफिशियल्स को लॉन्च करूँ। जो एक सिंगर के लिए उसकी मेन पहचान उसके गाने होते हैं। तो इंशाल्लाह कम से कम आप एक अच्छे लेवल पर देखेंगे कि मैं, अभी भी अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मुझे मेरे ओरिजिनल्स के साथ आप देखेंगे कि नज़र अब्बास को उसके ओरिजिनल्स के बेस पे याद किया जा रहा है। चलिए माशाल्लाह, जाना जा रहा है। बहुत बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए माशाल्लाह। आप अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह मज़ीद भी आप ऐसे अच्छा काम करते चले जाएंगे। अच्छा, लास्टली मुझे मेरे लोगों के लिए, जो लोग सिंगिंग करना चाहते हैं, शौक़ रखते हैं, तो बहुत जल्दी अपना पेशेंस लूज़ कर लेते हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, पेशेंस लूज़ करना ये आजकल के दौर में हर तीसरे बिगनर के साथ होता है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, उनके साथ ना गाइडेंस नहीं है। सबसे जो मेन चीज़ है ना इसमें, आपको कोई ऐसा आपका टीचर होना चाहिए जो आपको सबसे पहले ये बताए कि आपने सब्र करना है, ट्रैक मिलना चाहिए, आपने सब्र करना है, आपने मेहनत करनी है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ करनी है। मैं अगर अपनी बात करूं कि मुझे पता है कि मैंने अपना एक गाना जब स्टार्ट किया था ना, तो उसकी एक वर्ड्स पे मुझे 6-7 माह लग गए थे, सिर्फ एक वर्ड्स को रिपीट करते करते कि ये ठीक क्यों नहीं हो रही। हालांकि एक नेचुरल टोन मेरा मतलब कि था क्लासिकल, कि आम लैंग्वेज में लोग कहते हैं कि यार इसकी आवाज़ में गरारियाँ बुड़कियाँ बहुत हैं, ये आवाज़ की, इसकी आवाज़ में ना मॉड्यूलेशंस हैं, नेचुरल है। तो ये नेचुरल थी मेरी, लेकिन उसके बावजूद मैं ये फील करता था, मैंने कहा कि यार ये गाना मुझसे अटैम्प्ट क्यों नहीं होता। तो रीज़न यही है कि 2-3 महीने की मेहनत करके हम ये रिज़ल्ट समझते हैं कि हम आतिफ असलम बन जाएंगे, हम अमानत अली, हम शफकत अमानत अली बन जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेहदी हसन खान साहब को देखें, 40-45 साल की रियासत करके फिर जाके उनका इंडस्ट्री में नाम आया, और वो आज तक जिंदा है। आप समझते हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, उस्ताद का होना बहुत, उस्ताद का होना तो लाजमी है ना। उस्ताद के बगैर तो ये चीज़ें करना मजाक ही है। आपको पता ही नहीं है कि आप खुद क्या गा रहे हैं। सही। उस्ताद आपको आपके टैलेंट से पहचान कराता है कि भाई आपकी आवाज़ में ये मसले हैं, आपके पास की ये क्वालिटी है, आप इसे इस तरह ठीक कर सकते हो। वरना तो आप देखते ही होंगे कि आजकल ज़्यादातर सिंगर्स वही हैं जिनके उस्ताद नहीं हैं, लेकिन वो उनसे बड़ा को खान साहब नहीं है। आजकल चीज़ें ना डिजिटलाइज भी हो चुकी है ना, तो उस बेस पे भी म्यूज़िक वगैरह आप AI से जनरेट करवा लेते हैं। आजकल तो वॉइस भी चेंज हो जाती है, तो वो भी सबसे बड़ा मसला हो जाए। बिल्कुल सब कुछ हो जाता है, लेकिन लाइव कॉन्सर्ट में लाइव एक इंसान की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी तो ऑब्वियसली है। बिल्कुल ऐसे हम गिटार सीखते हैं, कीबोर्ड सीखते हैं, ये ज़्यादातर लोगों का सिर्फ ये यूनिवर्सिटी कॉलेज में सिर्फ शुगल की हद तक होता है। प्रोफेशन की हद तक आना ये प्रॉपर एक फील्ड है। बिल्कुल ऐसे, ये प्रॉपर एक बिजनेस है। बिल्कुल ऐसे। अगर आप एक गाने की बात करें, मेरे सीनियर हैं, हमारे UCP में म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर हैं उमैर अली अकबर, उन्होंने हमें इस चीज़ के बारे में बहुत गाइड किया है, बहुत समझाते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट समझाए हैं जो शायद आने वाले 2-3 सालों में अगर कोई ना बताता तो हमें पता ना लगते कि इस इंडस्ट्री में आप किस तरह अर्न कर सकते हैं। सिर्फ कॉन्सर्ट्स वगैरह से अर्निंग करना यही तो नहीं है। आपने एक गाना रिकॉर्ड कर लिया, ये लाखों लोगों तक कैसे जाएगा, वो लोग क्यों पसंद करेंगे, कैसे पसंद करेंगे, और अगर लाखों लोग सुनते हैं तो उसका आपको क्या फ़ायदा है। ज़रूरी थोड़ी है कि लाखों लोग आपको कॉन्सर्ट्स पे बुला लेते हैं, नहीं, इस तरह नहीं है। इतने ज़्यादा सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्पॉटिफाई है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप वहाँ से अपने गानों के थ्रू, अपने ओरिजिनल्स के थ्रू अर्निंग कर सकते हो, आप काम कर सकते हो, वहाँ पे अपनी ऑडियंस बना सकते हो कि जो लोग आपको लाहौर में नहीं सुन सकते, वो कुछ लोग हैं जो कनाडा बैठे हैं, कुछ लोग हैं जो दूसरे ममालिक में बैठे हैं। नज़र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक तो आपकी आवाज़ माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट, बहुत प्यारी, जिसको बार बार सुनने को दिल कर रहा था, और उसके साथ ही आपके जो अल्फाज थे और आपकी जो एक पर्सनैलिटी है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड।
अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे, आपके जो भी मकासद हों वो पूरे हों। थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग। जी तो नाज़रीन, आप सुन रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नज़र अब्बास साहब, यूसीपी के जो है वो म्यूज़िक सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। आवाज़ तो माशाल्लाह आपने सुनी होगी, मैं तो इनकी आवाज़ पर दीवाना हो गया हूँ। और जैसे ये सरगोधा वाला का बता रहे थे सीन कि फ़ायर, तो मैं फ़ायर वाला सीन हो गया हूँ। उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी इनकी आवाज़ माशाल्लाह से, और इनके लिए बहुत सारी दुआएं करनी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। फ़िल वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।